पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का रेखीय चित्रण। पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। पाठ्यक्रम का आधार। मूल पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का विवरण। मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना। शिक्षा के उद्देश्य। पाठ्यक्रम का विवरण। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए की परिकल्पना। शिक्षा के सोपान संबंधी उद्देश्य। अधिगम संबंधी परिकल्पनाएं। शिक्षण सामग्री के चयन एवं आयोजन के सिद्धांत। बालक और उसके संदर्भ के बारे में परिकल्पना। उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड। अनुशंसित कक्षागृह अनुशीलन क्रियाएं। उपयुक्त शिक्षण सामग्री के मापदंड। पाठ्यपुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। मूल्यांकन के सिद्धांत। मूल्यांकन योजना प्रणाली। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है। वह अपने शिक्षक पर निर्भर करते हैं। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। हस्तक्षेप चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं। सामाजिक प्रवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। यह सभी चर एक दूसरे के पूरक हैं और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान, डायग्नोस या पहचान करके ही उसका उपचार आरंभ करता है और बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है, वैसा ही कार्य एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षण का राजनीतिक वातावरण। शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनैतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इस बात का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। एकतंत्र शासन, ऑटोक्रेसी। इस व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। शिक्षक की बात को शिक्षार्थी बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। 2. लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इस व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में स्वानुशासन पर बल दिया जाता है। 3. हस्तक्षेप रहित शासन, लेसस-फेयर। यह व्यवस्था सबसे लचीली है। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य निम्नलिखित अनुच्छेदों में नेट की परीक्षा के अनुसार शिक्षण चरों के कार्यों का वर्णन किया गया है। शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य। निदानात्मक क्रिया, डायग्नोस्टिक फंक्शन। मूल्यांकन क्रिया, इवैल्यूएटिव फंक्शन। उपचारात्मक क्रिया, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। एक निदानात्मक या नैदानिक क्रिया, डायग्नोस्टिक फंक्शन। यह कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि हर छात्र अद्वितीय, यूनिक। 2. शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 1. व्यवस्थित ज्ञान का समूह, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। 2. निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। 3. कारण और परिणाम संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। 4. सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। 5. भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की। ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कत्ता कार्य करने की विधि है, जबकि विज्ञान यह बताता है कि कैसे किया जाए। कला कार्य को व्यवहार में लाना है। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम नृत्य के सिद्धांत सुनिश्चित है, परंतु इसका व्यावहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यह विज्ञान भी हुआ और कला भी। शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक,
राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। शिक्षण समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में भी प्रभावित होता है। शिक्षण तकनीकों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं जुम का पालन किया जाता है। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए निश्चित विधियों का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण को अधिकतर कला के रूप में ही जाना जाता है, जो कि कक्ष के गतिशील वातावरण में व्यावहारिक रूप लेती है, अर्थात शिक्षण का व्यावहारिक पक्ष कलात्मक है। हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों इंडिविजुअल डिफरेंसेस की समझना आवश्यक है, ताकि अनुदेशन को इसी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। शिक्षक की यह कार्य विनम्र ढंग से करना होता है, जिसमें इयत्रा व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक सहायक होता है। इस स्थिति में हम निरीक्षण की कला भी कहते हैं। संक्षेप में कहें तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परंतु उसको किस प्रकार से व्यवहार में लेके आना है, यह शिक्षक पर निर्भर करना है। शिक्षण के उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा हो, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और संजित करें। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयत्न करें। नेट परीक्षा के परिवर्तित होते हुए पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उनके वर्गीकरण के सभी स्तरों को ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दी मुख्य तरीके हैं। 1. ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। 2. गैमे और ब्रिग्स द्वारा किया गया वर्गीकरण, गगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम 1956 के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनको आंग्ल भाषा के 311 भी कहा जाता है: ज्ञानात्मक, हार्ट, भावात्मक और हैंड, मनोसंचालित। इनका विस्तृत वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। डोमेन यह बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। 1. ज्ञान, नॉलेज। यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। 2. बोध, कंप्रिहेंशन। यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। 3. उपयोग, एप्लीकेशन। यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। 4. विश्लेषण, एनालिसिस। प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। 5. संश्लेषण, सिंथेसिस। यह मूलतः घटकों को समावेशित कंबाइन करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम, एंटोनिम भी माना जाता है। 6. मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। इस ज्ञान क्षेत्र डोमेन के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, एटीट्यूड, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्न स्तर सम्मिलित है: 1. आन, रिसीविंग, सुनने की इच्छा। 2. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, सहभागिता की इच्छा। 3. आकलन, वैल्यूइंग, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। 4. संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग। 5. निरूपण, करेक्टराइजेशन। प्रणोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। इसको हम मनोगत्यात्मक, मनी प्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप में तकनीकी कौशल के अधिग्रहण, एक्विजिशन से संबंधित है।
मनोमंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर वर्णित हैं। 1. प्रतिरूपता इमिटेशन, इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। 2. कार्यसाधन या हस्तकौशल मैनिपुलेशन, एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। 3. परिशुद्धता प्रिसिशन, अक्सर यह कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, एक ही कार्य को बार-चार करने में उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। 4. स्पष्ट अभिव्यक्ति आर्टिकुलेशन, यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। 5. प्रकृतिकरण नेचुरलाइजेशन, इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनना, अडैप्ट संशोधन करना, मॉडिफाई नई तकनीकों को नियत डिजाइन करना आदि गुणों को सीखता है। वर्ष 2001 में एंडरसन एंड क्रथरोही ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया जिनके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। उन्होंने समझ के स्थान पर योद्ध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और करथवूल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं। 1. तथ्यात्मक ज्ञान, 2. वैचारिक ज्ञान, 3. प्रक्रियात्मक ज्ञान, 4. मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान। गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। गगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सवर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. बौद्धिक कौशल इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। 2. ज्ञानात्मक रणनीतियां कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। 3. मौखिक सूचना ओरल इन्फॉर्मेशन, या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। 4. संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता मोटर स्किल्स, इसके अंतर्गत जय मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है आता है। 5. मनोदृष्टि एटीट्यूड, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक शिक्षण सूत्र मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शांधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाशास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। इन्हीं सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों को शिक्षण सूत्र कहा गया। इनका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. सरल से जटिल की ओर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पाठ्य सामग्री को संगठित करते एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि वह मरण प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताएं, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक आसपास के उदाहरण में विषय को प्रारंभ कर सकता है। 2. ज्ञात से अज्ञात की ओर फ्रॉम नोन टू अननोन, छात्रों को पहले यो चाते यतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान है, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप में चला सकता है या कुछ उदाहरण देता है। 3. पूतन से अमूर्त की ओर फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमृतन या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। 4. अनिश्चित से निश्चित की ओर फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है। 5. विशेष से सामान्य की ओर फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाए और बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांती के माध्यम से सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल्स स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक तर्की इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जा सकता है। 6. मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए।
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वे दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तबदा सुव्यवस्थित ज्ञान ट्रेने में सहायक है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषयवस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। 8 पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। गेस्टाल्ट गेस्टॉल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है और चाद में उसके अंशों का। पहले हम वृक्ष की देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि। कहने का भाव यह है कि शिक्षण में पहले विषयवस्तु की पूर्ण रूप में छात्रों के सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो शिक्षण ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। एक प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए, जहां तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। 10 इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। मंटिसरी और फ्रानेबल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। हमारी 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जिल्या और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग, डोर्स टू नॉलेज भी बताया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अन्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। शिक्षण के सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल्स। शिक्षण विधियां 2 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, 1 सामान्य सिद्धांत और 2 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स। सामान्य सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1 प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। 2 गतिविधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फ्रॉइवेल की किंडरगार्टेन की अवधारणा, फ्रोबेल्स किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट, इसी पर आधारित है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। 3 रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षार्थी के समुदाय बीच चाम्पविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। 4 जीवन के मार्ग जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक स्थायी रूप में जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। 5 निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिलिनाइट एम। यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 6 व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य, बैकग्राउंड के दर्भ में भिन्न होता है। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें। 7 चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अद्यतन, अपडेटेड और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। 8 योजना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध, टाइम बाउंड उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। 1 विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के चीन में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। 10 संशोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित, एक्वायर्ड ज्ञान को तुरंत और बार-बार संशोधित किया जाना चाहिए। 11 सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण, ह्यूमरस और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है। 12 लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन पर चल देता है। यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1 प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर गीकरण गहे के अनुसार जीवन को भार अवस्थाओं में विभाजित किया गया। अगर आप और मन्याम
जीवन के प्रथम 25 वर्ष बाद में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगाता है। शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए प्रासंगिक हैं। सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में सम्मिलित किया जा सकता है। 1. अवस्था और परिपक्वता के स्तर। 2. विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा। 3. व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएं। 4. विशेष प्रतिभा। 5. यांत्रिक निपुणता, मैकेनिकल डेक्सटेरिटी। 6. विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। तालिका 13 वयस्क और युवा शिक्षार्थियों में अंतर। वयस्क शिक्षार्थी। युवा शिक्षार्थी। 1. समस्या केंद्रित, प्रॉब्लम सेंटर्ड। 1. विषय केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर्ड। 2. परिणामोन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड। 2. भविष्योन्मुख, फ्यूचर ओरिएंटेड। 3. आत्मनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड। 3. दिशानिर्देश के लिए वयस्कों पर निर्भर। 4. नई जानकारी के बारे में संदेहवादी होना। 4. नई जानकारी को सहजता से स्वीकार करना। 5. स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी। 5. अन्य लोगों पर निर्भर। अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल। अधिगम शैली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त एवं संसाधित करना सीखते हैं। तालिका नवंबर के 1 से 4 शिक्षार्थियों के अनुरूप प्रभावी अधिगम शैली। नव शिक्षार्थियों के प्रकार। प्रभावी अधिगम शैली। 1. दृश्य संबंधी, चित्र और प्रदर्शन। 2. श्रवण संबंधी, शब्द और ध्वनि। 3. सहज ज्ञान संबंधी, अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति। 4. आगमनात्मक, तथ्यों से अवधारणा विकसित करना। 5. निगमनात्मक, अवधारणा से तथ्यों की ओर जाना। 6. सक्रिय, भौतिक गतिविधियां। 7. चिंतनशील, विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण। 8. क्रमिक, संबंधित चरणों की श्रृंखला। 9. वैश्विक स्तर पर, समग्र दृष्टिकोण। श्रवण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है और श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है। 1. सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होता है। 2. समानुभूति श्रवण, एम्पैथेटिक लिसनिंग, यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है। 3. मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण, इवैल्यूएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग, इसमें श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। 4. सराहनात्मक श्रवण, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, इसमें मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावात्मक रूप से उद्दीप्त करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है।